गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 की इस क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम आर्थिक वृद्धि के कारक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ पर चर्चा करेंगे। आर्थिक वृद्धि के कारक। प्रत्येक देश के आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे निर्धारक तत्व विद्यमान होते हैं जिन पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। निर्धारक तत्वों से तात्पर्य है कि ऐसी कोई भी शक्ति जिससे राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके। प्रोफेसर हैरोल्ड और डोमर ने आर्थिक विकास के 4 सहायक तत्व माने हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर, दूसरा है औद्योगिक विकास की दर, तीसरा है पूंजी उत्पाद अनुपात और चौथा है बचत व आय का अनुपात। और हैरिक ने भूमि और प्राकृतिक साधन, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी, संगठन, तकनीकी पैमाने की बचतें और मंडी का विस्तार तथा संरचनात्मक परिवर्तन आर्थिक वृद्धि के कारक माने हैं। उपरोक्त वर्गीकरण के अलावा निर्धारक तत्वों को आर्थिक और गैर आर्थिक आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जो निम्न है। अब प्रश्न ये उठता है कि आर्थिक कारक किसे कहते हैं। आर्थिक कारकों में हम किन किन कारकों को सम्मिलित करते हैं। तो आर्थिक कारक वह हैं जो प्रत्यक्षतः किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इनमें होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप बढ़ती अथवा घटती है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक साधनों से हमारा अभिप्राय उन सभी भौतिक अथवा नैसर्गिक साधनों से है जो प्रकृति की ओर से एक देश को उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। किसी देश में उपलब्ध होने वाली भूमि, खनिज पदार्थ, जल संपदा, वन संपत्ति, वर्षा एवं जलवायु, भौतिक स्थिति, प्राकृतिक बंदरगाह उस देश के प्राकृतिक साधन माने जाएंगे। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता ही पर्याप्त नहीं है, वरन उनका सुविचारित उपयोग देश के आर्थिक विकास में होना चाहिए। इन साधनों का विदोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि देश को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और उसकी आर्थिक स्थिरता में सहायता मिल सके। आज विश्व में कुछ अल्पविकसित देश प्राकृतिक साधनों के सही विदोहन के कारण विकसित देशों की श्रेणी में माने जाते हैं। पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान में से पेट्रोल प्राप्त हो जाने के कारण कुवैत, सऊदी अरब, ईरान व इराक इत्यादि देश विकसित देशों में गिने जाते हैं। अतः निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए प्राकृतिक साधनों का विकास करना आवश्यक है। दूसरा है पूंजी निर्माण। प्रोफेसर कुचनेट के शब्दों में पूंजी व पूंजी का संचय आर्थिक विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जब तक देश में पर्याप्त मात्रा में पूंजी व पूंजी निर्माण नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। देश के आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी मात्रा में पूंजी व पूंजीगत वस्तुएं जैसे भवन, कल कारखाने, मशीनें, यंत्र व उपकरण, बांध, नहरें, रेलें, सड़कें, कच्चा माल व ईंधन की आवश्यकता होती है। जिस देश के पास ये साधन जितने अधिक होंगे, अन्य बातें समान रहने पर उसका आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। पूंजी निर्माण के लिए वर्तमान उपभोग को कम करके बचत में वृद्धि करना आवश्यक है। तत्पश्चात बैंक, बीमा कंपनियों आदि वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इस बचत को एकत्रित करके विनियोगकर्ताओं के पास पहुंचाया जाता है। इसके बाद पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक है कि इस बचत को विनियोग करके नई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण किया जाए। अर्धविकसित देशों में पूंजी की अत्यंत कमी रहती है और पूंजी का यह अभाव उनके विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन जाता है। अतः आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि इसमें पूंजी निर्माण की दर बढ़ाई जाए। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय साधन। मानवीय साधनों से अभिप्राय किसी देश में निवास करने वाली जनसंख्या से है। मानवीय श्रम ही वह शक्ति है जिस पर देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की पूर्व आवश्यकता है, लेकिन तीव्र गति से होने वाली जन वृद्धि आर्थिक विकास के लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। अतः जनसंख्या को बढ़ाना तभी तक श्रेष्ठकर माना जाएगा जब तक कि उसका प्रति व्यक्ति उत्पादन पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ने पाए। देश की जनसंख्या व उसका आकार, वृद्धि दर, संरचना, विभिन्न व्यवसायों में वितरण व कार्य क्षमता आदि का उस देश के आर्थिक विकास पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। जहाँ विकसित देशों में आर्थिक विकास में जनसंख्या व उसकी क्रमिक वृद्धि एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वहाँ अल्पविकसित देशों के अवरुद्ध आर्थिक विकास का एकमात्र कारण जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि ही माना जाता है।
अवांछित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि तथा यंत्रों पर दबाव बढ़ने लगता है। प्रति व्यक्ति आय, बचतें एवं पूंजी निर्माण की दरों में कमी आती है। उत्पादकता में ह्रास होता है। प्रति व्यक्ति पूंजीगत साधनों का अभाव होने लगता है। बेरोजगारी बढ़ती है एवं जीवन स्तर में कमी आने लगती है और इस प्रकार आर्थिक विकास के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अतः आर्थिक विकास के लिए मानवीय शक्ति का सही ढंग से उपयोग हेतु क्या किया जाना चाहिए? पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जाए। दूसरा है श्रम शक्ति में उत्पादकता एवं गतिशीलता बढ़ाते हुए उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाए ताकि उसमें श्रम गौरव की भावना आ सके। तीसरा है मानवीय पूंजी निर्माण पर बल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तन। प्रोफेसर शिम्पीटर के अनुसार विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तनों को अपनाया जाना है। W.A. लिंटेल के अनुसार तकनीकी ज्ञान की प्रगति को एक ऐसे नए ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके कारण या तो वर्तमान वस्तुएं कम लागत पर उत्पन्न की जा सके अथवा जिसके फलस्वरूप नई वस्तुओं का उत्पादन संभव किया जा सके। तकनीकी ज्ञान उत्पादन की विधियों में मौलिक परिवर्तन लाकर आर्थिक विकास के कार्य को गति प्रदान करता है। विकसित देशों की विकास वृद्धि की दर बुनियादी रूप से उनके द्वारा की गई तकनीकी प्रगति व नव प्रवर्तनों की खोज पर आधारित रहती है। इसके विपरीत अल्प विकसित देशों में तकनीकी ज्ञान के अभाव में उत्पादन की पुरानी व अवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसके फलस्वरूप इनका आर्थिक विकास आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। एक देश में तकनीकी प्रगति के लिए प्रोफेसर गिल ने 4 तत्वों का होना आवश्यक बताया है। पहला है विज्ञान की प्रगति या वैज्ञानिक अभिरुचि। दूसरा है समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर। तीसरा है नव प्रवर्तनों को व्यवहारिक रूप देना तथा चौथा है उद्यमशीलता। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी पूंजी। अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास का एक अन्य निर्धारक तत्व विदेशी पूंजी है। विदेशी सहयोग अथवा विदेशी पूंजी के प्रयोग के अभाव में कोई भी अल्पविकसित देश आर्थिक विकास नहीं कर सकता। अल्पविकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय के कम होने का कारण घरेलू बचत की दर में काफ़ी कमी होती है। लोगों का जीवन स्तर इतना नीचा होता है कि उनके द्वारा बचत करना संभव नहीं हो पाता। फलतः घरेलू बचत की इस कमी को विदेशी पूंजी के आयात के द्वारा पूरा किया जा सकता है। विदेशी पूंजी के आयात का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये अपने साथ तकनीकी ज्ञान व पूंजीगत उपकरणों को भी साथ लाती है जिनका पिछड़े हुए देशों में सर्वथा अभाव होता है। इस प्रकार विदेशी पूंजी व विकसित तकनीक के उपलब्ध हो जाने पर अल्पविकसित देशों में तकनीकी स्तर को ऊंचा करके प्रति व्यक्ति उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की भूमिका। आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाने में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्पादकता की वृद्धि हेतु राज्य द्वारा कृषि क्षेत्र में भूमि सुधार के कार्यक्रम, कृषि आदायों की पूर्ति व विपणन हेतु बाजार का विस्तार एवं उद्योग क्षेत्र में औद्योगिकरण की योजनाएं आरंभ की जाती हैं जिससे एकाधिकारी प्रवृत्तियों व आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर रोक लगे। विकासशील देशों में निर्धनता के विषम दुष्चक्रों को खंडित करने एवं विद्यमान सामाजिक व संस्थागत अवरोधों व आर्थिक बाधाओं के निवारण हेतु राज्य द्वारा प्रभावी हस्तक्षेप नीतियां लागू की जाती हैं। राज्य द्वारा रक्षा एवं प्रशासन संबंधी कार्य, सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धि के नियंत्रण, भूमि सुधार हेतु प्रभावी प्रयास किए जाते हैं। सुविचारित मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों के कारण आंतरिक स्थायित्व व बाह्य संतुलन की प्राप्ति हेतु सजग रहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम विभाजन एवं उत्पादन का पैमाना। एडम स्मिथ ने आर्थिक विकास में श्रम विभाजन को बहुत महत्व दिया। श्रम विभाजन से श्रम की उत्पादकीय शक्तियों में सुधार होता है। हर श्रमिक पहले से अधिक कुशल हो जाता है। वह समय की बचत करता है। वो नई मशीनों की खोज करने में भी समर्थ होता है और अंत में उत्पादन में कई गुना वृद्धि होती है। परंतु श्रम विभाजन बाजार के आकार पर निर्भर करता है। बाजार का आकार आर्थिक प्रगति पर निर्भर करता है। उत्पादन का पैमाना बड़े होने से अधिक विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन संभव होता है जिससे उत्पादन बढ़ता है और आर्थिक प्रगति की दर में वृद्धि होती है। ऐसा होने से मौद्रिक बाह्य मित्रताएं उपलब्ध होती हैं और अविभाजितताओं से लाभ प्राप्त होते हैं।
ये अविभाजिताएं शक्ति, यातायात आदि होती हैं, जिनके प्रयोग से उद्योगों का विकास होता है। इस प्रकार उत्पादन बढ़ता है और आर्थिक विकास में तीव्रता आती है। विशाल विकसित देशों जैसे अमेरिका, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारण उनमें परिवहन एवं संचार के साधनों में अभूतपूर्व उन्नति है, जिससे उनकी वस्तुओं के बाजार के आकार में विस्तार हुआ है एवं लागतें कम हुई हैं और उत्पादन का पैमाना बढ़ा है। अल्पविकसित देशों में बाजार अपूर्णताएं बाजार के विस्तार में बाधक होती हैं, जिसके कारण वे श्रम विभाजन और उत्पादन के पैमाने के लाभ प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। अतः निर्धनता के दुष्चक्र से निकलने के लिए अल्पविकसित देशों को बाजार का विस्तार करना चाहिए। अब हम आर्थिक वृद्धि के गैर आर्थिक कारकों से परिचित होने का प्रयास करेंगे। आर्थिक कारकों के साथ साथ गैर आर्थिक कारक भी आर्थिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। किसी भी देश में प्रचलित गैर आर्थिक कारक जैसे सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक संगठन आर्थिक कारकों को प्रभावित करते हैं। इसलिए गैर आर्थिक कारकों का आर्थिक विकास में बहुत महत्व है। आर्थिक प्रगति के गैर आर्थिक कारक इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है सामाजिक तथा संस्थागत तत्व। किसी देश का आर्थिक विकास मूल रूप से वहां के लोगों में नूतन मूल्यों व संस्थाओं को अपनाने की कितनी प्रबल इच्छा है पर निर्भर करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार एक उपयुक्त वातावरण की अनुपस्थिति में आर्थिक प्रगति असंभव है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि लोगों में प्रगति की प्रबल इच्छा हो, वे उसके लिए हर संभव त्याग करने के लिए तत्पर हों, वे अपने आप को नए विचारों के अनुरूप ढालने के लिए जागरूक हों और उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व वैधानिक संस्थाएं इन इच्छाओं को कार्य रूप में परिणत करने में सहायक हों। अल्पविकसित देशों के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण वास्तव में सामाजिक व संस्थागत तत्व ही रहे हैं। इन देशों में जाति प्रथा, छुआछूत, संयुक्त परिवार प्रणाली, उत्तराधिकारी के नियम, भूधारण की दोषपूर्ण व्यवस्था, भूमि व संपत्ति के प्रति मोह, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, धार्मिक पाखंड, परिवर्तन के प्रति विरक्ति और उसका विरोध, सामाजिक अपव्यय तथा झूठी शान शौकत जैसे तत्वों ने आर्थिक विकास के मार्ग में सदैव बाधाएं उत्पन्न की हैं। इन देशों का आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि इन सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक संस्थाओं का नए सिरे से नव निर्माण न किया जाए। अतः इस दृष्टि से आवश्यक है कि लोगों की रूढ़िवादी धारणाओं को परिवर्तित किया जाए, उनमें भौतिक दृष्टिकोण पैदा किए जाएं और शिक्षा का विस्तार किया जाए, ताकि यहाँ के निवासी अपने आप को नए विचारों के अनुरूप ढाल सकें। नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर तथा कुशल प्रशासन। किसी देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ सीमा तक उस देश के स्थिर व कुशल प्रशासन पर निर्भर करता है। यदि देश में शांति और सुरक्षा पाई जाती है तथा न्याय की उचित व्यवस्था है तो लोगों में काम करने तथा बचत करने की इच्छा पैदा होगी और इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके विपरीत यदि देश में राजनीतिक अस्थिरता है, अर्थात सरकारें बार बार बदलती रहें तथा आंतरिक क्षेत्र में अशांति का वातावरण व्याप्त है, तो इससे विनियोग संबंधी निर्णयों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूंजी का विनियोग देश में कम होगा, जोखिम उठाने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे तथा विदेशी पूंजी देश में आने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी और फलस्वरूप देश का आर्थिक विकास पिछड़ जाएगा। इसके विपरीत सरकार की कुशल प्रशासन व्यवस्था और उसके कर्मचारियों में निपुणता, ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व की भावना आर्थिक विकास की पहली शर्त है। प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू व सुदृढ़ होने पर जनसहयोग बढ़ता है, विकास कार्यक्रम सफल होते हैं और नीतियों का निर्धारण व इसका निष्पादन सरलता से संभव हो पाता है। प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुईस का मत है कि कोई भी देश राजकीय सहयोग व उसका सक्रिय प्रोत्साहन पाए बिना आज तक आर्थिक विकास नहीं कर सका है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ। आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अनुकूल होना भी आवश्यक है। विश्व मंच पर राजनीतिक शांति के बने रहने पर ही विकास व नव निर्माण कार्य संभव हो सकते हैं। अशांति और युद्धों की धधकती ज्वाला में विकासात्मक नहीं वरन विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। राजनीतिक शांति के अलावा विकसित देशों की सद्भावनाएं, सहयोग व वित्तीय सहायता का उपलब्ध होना भी अत्यंत आवश्यक है। अल्प विकसित देशों में पूंजी व पूंजीगत साधन, भारी मशीनें तथा तकनीकी ज्ञान का सर्वथा अभाव होता है।
इन सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति विकसित राष्ट्रों द्वारा जब तक नहीं की जाएगी, तब तक इन देशों का आर्थिक विकास अवरुद्ध बना रहेगा। विकसित देश अनुदान, ऋण, प्रत्यक्ष विनियोग तथा तकनीकी सहायता आदि के रूप में इन देशों को आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता, विकसित देशों की नीति, पड़ोसी देशों का रुख, विदेशी व्यापार की संभावनाएं और विदेशी पूंजी का अंतर प्रवाह आदि तत्व आर्थिक विकास को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। इस प्रकार आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व वृद्धि की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आर्थिक तत्व गैर आर्थिक तत्वों द्वारा प्रभावित होते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं। किसी देश की आर्थिक वृद्धि दोनों कारकों पर निर्भर करती है। वस्तुतः ये कहना कि कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है अत्यंत कठिन है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इन सभी निर्धारक कारकों का अपना एक विशेष स्थान है। इस प्रकार आज हमने आर्थिक वृद्धि के आर्थिक एवं गैर आर्थिक कारकों के बारे में अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम आर्थिक विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।